विधवा बहू मोमोज वाली। राधा के ससुराल में उसका पति, देवर और एक ननद थी। सारे ससुराल की जिम्मेदारी राधा के ही कंधों पर थी, क्योंकि उसके सास ससुर कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मोना, आज मुझे पूजा के लिए थोड़ा सा सामान लेकर आना है, तो मैं क्या करूं? क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? ओ जस्ट शट अप। ये बेकार की बातें तो आप मुझसे किया मत कीजिए। इतनी गर्मी में आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ जाऊं? ना बाबा ना, मेरा रंग भी कहीं आपकी ही तरह सांवला पड़ गया तो ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो। राधा अकेले ही पूजा का सामान खरीदने निकल गई। वो सामान खरीद कर लौट ही रही थी कि तभी अचानक उसने देखा। यहाँ सड़क पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? राधा जैसे ही उस भीड़ में घुसी तो उसने देखा कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसकी हालत बिल्कुल खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसकी टक्कर किसी बड़े वाहन से हुई हो। लगता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन किसका? ये जो कोई भी है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। राधा वहां खड़ी हुई ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उस इंसान का चेहरा देखते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति शांतनु था। शांतनु आज काम से जल्दी घर लौट रहा था कि तभी एक बड़े ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और वो वहीं उसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उसका चेहरा देखते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। शांतनु जी, शांतनु जी उठिए, उठिए, मुझसे बात कीजिए। बाजार में ही औरतों ने राधा को संभाला। शांतनु के शरीर को घर लाया गया और सभी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब शांतनु की मौत को 1 महीना हो चुका था। एक दिन राधा अपने पति की तस्वीर हाथ में लिए अकेले कमरे में बैठी हुई थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। राधा ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसका देवर तरुण आ गया। भाभी जी अकेले हो, हमसे मन लगा लो। हम किस लिए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? अरे तो इन सब में गलत क्या है? भगवान के लिए छेड़खानी बंद कीजिए। चाहते क्या हो आप मुझसे? शादी। क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी भाभी से ऐसी बातें करते हुए? अरे अब कौन सी भाभी? भैया मर गए हैं, भाभी खत्म। अब तुम बनोगी मेरी पत्नी। फिर चाहे अब तुम्हारी हाँ हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय 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 हाय, ये नखरे मेरा तो दिल ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि चांद आसमान से निकलता है, लेकिन मैंने तो चांद सफेद साड़ी के अंदर से निकलता हुआ देखा है। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लोग भी कहेंगे कि मैं दूध सा गोरा लड़का और वो चाय सी मीठी लड़की। है ना? बस कीजिए, अब बहुत हुआ। चले जाइए यहाँ से। भाभी, मैंने कहा जाइए। राधा ने किसी तरह से तरुण को वहां से भेज दिया। हे भगवान, तरुण जी के सर पर तो ये शैतान सवार है। अगर मैं यहाँ रही तो ये मुझसे शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राधा ने कुछ पैसे लिए और वो अपनी साड़ियों में गांठ बांधी। फिर उसके सहारे वो अपनी खिड़की से बाहर आ गई और अपने घर से भागकर बस स्टॉप पर आकर रुक गई। अगर मैं इस शहर में रही तो देवर जी मुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझे भागकर कहीं और चले जाना चाहिए। राधा ने वहीं से नैनीताल के लिए एक टिकट कर ली और वो सीधा नैनीताल जाकर ही रुकी। लेकिन वहां पर उसका कोई भी नहीं था। राधा वहां की वादियों में चलती जा रही थी कि तभी उसे एक घर दिखाई दिया और उसने अपनी मदद के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। बोलो बच्ची, तुम्हें क्या चाहिए? चाचा जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत भूख भी लगी है। तुम अंदर आ जाओ और अंदर आकर बताओ कि क्या बात है। राधा उस बूढ़े आदमी के साथ अंदर चली गई और उसने पूरी कहानी उस बूढ़े आदमी को सुना दी। और उसने उस कमरे में जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां पर बीमार लेटी हुई थी। ये कौन है चाचा? ये मेरी पत्नी है। इन्हें क्या हुआ? 1 हफ्ते से इसे बहुत जोर का बुखार चढ़ रहा है। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो बूढ़ा आदमी 2 सूखी रोटियां और पानी लेकर आ गया, लेकिन तेज भूख में राधा को फर्क नहीं पड़ा कि वो रोटी सूखी थी या नहीं। वो जल्दी जल्दी रोटियां खा गई और फिर पानी पीकर बोली, आपका शुक्रिया चाचा। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटा, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाचा, वैसे मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह से आपके काम आना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो क्या तुम मेरे लिए मोमोज बना सकती हो? दरअसल जब से मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई है, मैं अपने काम पर नहीं जा पा रहा हूँ और इसी वजह से घर में राशन की भी किल्लत हो रही है। मोमोज? जरूर, मैं जरूर बनाऊंगी। फिर क्या था, राधा ने अपने हाथों का जादू मोमोज पर चला दिया। उसने बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए और उस बूढ़े आदमी को दे दिए। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है।
इनकी तो खुशबू ही ग्राहकों को खींच कर ले आएगी। उस आदमी ने मोमोज को एक टोकरी में भरा और फिर बीच चौराहे पर उन्हें लेकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहकों की लाइन लग गई और सारे मोमोज बिक गए। वो आदमी खुशी खुशी घर लौट आया और वहां पर आकर उसने देखा कि राधा पूरे मन से उसकी बीमार बीवी की सेवा कर रही है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मेरी देवी भी हमारी सेवा करती थी। अरे चाचा, आप इतनी जल्दी आ गए। और ये देवी कौन है? देवी मेरी बेटी थी जो 1 साल पहले ही गुजर गई। मुझे तुम में बिल्कुल उसी की झलक दिखाई दे रही है बेटी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमारे साथ यहीं पर रह सकती हो? उस आदमी की बात सुनकर राधा की आंखें भर आई और उसने खुशी से उनके साथ रहने के लिए हाँ कर दी। इसी तरह से अब राधा को उन बूढ़े पति पत्नी के साथ रहते हुए साल बीत चुका था और वो औरत भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उस बूढ़े आदमी की दुकान भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। सभी ग्राहकों को राधा के हाथों के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद थे। एक दिन राधा का देवर और ननद नैनीताल घूमने के लिए आए और वो राधा के ही रेस्टोरेंट में मोमोज खाने के लिए रुके। सुना है यहाँ के मोमोज में अलग ही स्वाद है, जरा हम भी तो चखे। उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। राधा ने 2 मोमोज की प्लेट तैयार की और उनके पास लेकर आ गई। लीजिए आपका ऑर्डर। राधा उनका चेहरा देखते ही हैरान रह गई। तुम यहाँ? ओहो, तो हमारी काली भाभी हमारे बिना ही नैनीताल में मजे कर रही थी। जो भी हो, जो काम वहाँ नहीं हो पाया वो हम यहाँ कर सकते हैं, है ना? सुधर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। अब तो आपके हाथों हमें मरना भी मंजूर है। तरुण ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। लड़की छड़ता है, चले यहाँ से। पुलिस तरुण को ले गई। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। अब तुम सुरक्षित हो बेटी। ये सब हो क्या रहा है? मोना रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। राधा ने मोना को पूरी बात बता दी। मोना को भी अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। राधा ने उसे भी अपने साथ ही रख लिया और वो अब सभी लोग मिलकर खुशी खुशी मोमोज बेचते थे और सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। शर्मिला के 2 बेटे थे। उसने अपने लालच के कारण बड़े बेटे शौर्य की शादी अमीर काले रंग की शेफाली से कर दी थी। शेफाली अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती थी। अगर सास उसे कुछ कहती भी थी तो शेफाली बोलती थी, अरे माँ जी, मैं अमीर घर की लड़की हूँ, आप मुझसे नौकरों वाले काम करने को क्यों कहती हैं? बहू, तुमने पहले दिन भी रसोई में खाना नहीं बनाया था। कम से कम कभी कभार तो अपने हाथों का कुछ बनाकर खिला दो, जिससे हमें लगे कि तुम्हें कुछ बनाना आता है। अच्छा माँ जी, अब आपको लगवाने के लिए मैं खाना बनाकर खिलाऊंगी, तभी आप मानेंगी कि मुझे खाना बनाना आता है। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, रहने दे बहू, मैं खुद बना लूंगी खाना। एक तो दहेज के चक्कर में इस काली को अपने बेटे के पल्लू से बांध दिया, ऊपर से नखरे ऐसे करती है जैसे गोरी चिट्टी एलिजाबेथ हो। अगर काली होकर इसके इतने तेवर हैं, फिर गोरी होकर कितने तेवर दिखाती है, कमंडी कहीं की। क्या हुआ माँ जी, मन में मुझे आप गालियां दे रही हैं क्या? अरे नहीं बहू, तू पागल है क्या? मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तू तो मेरी लाडो रानी है, बड़ा लाडो रानी है। नौकरानी से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, पर ये नौकरानी वाला काम आजकल मुझे करना पड़ रहा है। मुझे अपने दूसरे बेटे की अच्छी बहू लानी है। मैं बुढ़िया कब तक अपनी हड्डी घिसूंगी। अच्छा बहू, मैं ही खाना बनाने जा रही हूँ, अगर तुझे थोड़ी सी शर्म आ जाए तो मेरा हाथ बटाने आ जाना। नहीं माँ जी, मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो आ नहीं सकती आपका हाथ बटाने। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे जरूर हैं कि मैं नौकरों की लाइन यहाँ लगवा दूँ। आप मेरे लिए आज मटर पनीर और कोफ्ते की सब्जी जरूर बना देना। हाँ हाँ बहू, जरूर। दोनों सास बहू कहने के लिए या पैसों के लिए एक साथ रहती थी, प्यार से बात भी करती थी और मिर्ची की तरह अपना तेज बना भी दिखाती थी। ये सुनकर शर्मिला अपनी बहू के लिए खाना बना देती है। बदले में शेफाली उसे महंगी साड़ियां देती थी, मॉल में शॉपिंग करवाती थी, जिससे शर्मिला को काम करने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन कभी कभार ज्यादा थकान की वजह से उसे अपने दूसरे बेटे की शादी का ख्याल आता था। फिर एक दिन वो अपने छोटे बेटे साहिल को कॉल करके कहती है, साहिल बेटा, तू कब आएगा? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरी शादी करानी है, और वो भी एक अच्छी खासी बहू से। तू घर आ जा। माँ चिंता मत करो, मैं जानता हूँ आप भाभी से बहुत परेशान हैं, पर मैंने भी आपसे वादा कर लिया है कि मैं बिल्कुल आपको आपकी पसंद की बहू ला कर दूंगा। मैंने आपकी बहू को ढूंढ लिया है, कल लौट रहा हूँ मैं। सच बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, जल्दी आजा मेरी बहू को लेकर। ये कहते ही शर्मिला फोन रख देती है।
दरअसल उसका बेटा दूसरे शहर में काम कर रहा था, जहां उसने गांव की गोरी सुंदर सुशील लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। शादी करके वो अगले दिन ही घर लौटता है, जहां दरवाजे पर अपने बहू बेटे को देखकर शर्मिला बहुत खुश होती है और उसकी आरती करने के बाद कहती है, हाय रब्बा, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरे लिए। बहू, तेरा नाम क्या है? माँ जी, मेरा नाम धानी है। पाए लागू मम्मी जी। अरे वाह वाह साहिल बेटा, तू तो लाखों में एक बहू लाया है। तभी काली जेठानी ऐंठ में गोरी देवरानी को देखकर कहती है, ही गरीब देहाती कौन है? हाँ, मुझसे थोड़ा सा रंग फेयर है, पर ये गरीब देहाती आपकी बहू बनी है। ओ गॉड देवर जी, ये क्या किया आपने? माँ जी, तो दहेज में आपके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, ना ही कुछ सोना चांदी। और जब मैं शादी करके आई थी, वो तो आपको पता ही है कितना महंगा सामान लाई थी। फिर 10 लाख रुपए, और मैंने आपको सोने की अंगूठी भी दी थी। हाँ बहू, ये दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, करना भी क्या है? तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। खैर, मेरी छोटी बहू काफी सुंदर और सुशील है ना? माँ जी, आपके कहने का मतलब क्या है? आप मुझे कालेपन का ताना दे रही हैं? भूलिए मत, ये आपके हाथों में जो अंगूठी है वो मेरे ही दहेज में आई है। तू मुझे ताना मार रही है? अरे आप दोनों मेरे आने से प्लीज लड़िए मत, लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश भी करना है। अंदर आजा बहू। तभी प्रवेश करते ही बेटा कहता है, थैंक गॉड माँ, आपको याद तो आया। वैसे आपको मेरी पसंद कैसी लगी? बहुत अच्छी पसंद है बेटा तेरी। जाओ, अब तुम दोनों आराम करो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नई बहू धानी जल्दी उठकर एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह साफ सफाई करके उसके बाद पूजा कर लेती है और सबका खाना तैयार कर लेती है। खाने की खुशबू से शर्मिला आकर कहती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और तूने तो घर का सारा काम संभाल लिया। मेरे साहिल ने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी तुझसे शादी करके। माँ जी, अब से आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुक्म कीजिए। हाँ बेटा, कम से कम तू मेरा ख्याल रखेगी, वरना उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। इस तरह कुछ ही दिन में धानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, जिससे काली जेठानी कुड़ने लगती है। इसलिए कभी कभार वो अपनी देवरानी के काम खराब कर दिया करती थी, जिससे शर्मिला धानी को सुना देती थी। पर धानी सास की बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानती थी। समय गुजरता है, दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जिससे सास अपनी दोनों बहू का बहुत ख्याल रखती थी। पर काली वाली बहू शर्मिला की बताई बातों को मानती नहीं थी। उसे अब भी पैसों का घमंड जो था। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। ओहो माँ जी, ये क्या है? गंदे से अजीब लड्डू, और इन पुराने कपड़ों का मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को मैं ये पहनाऊंगी? मेरे पास माँ जी इतना पैसा है कि मैं अपने बच्चों को ब्रांडेड न्यू कपड़े पहना सकती हूँ। दीदी, माँ जी के जज्बातों को समझो, वो पैसों की बात नहीं कर रही है। पहली बात, ये कपड़े बच्चे के लिए बहुत आरामदायक हैं। दूसरा, ये जेठ जी के बचपन के कपड़े हैं, इससे बच्चे का पिता के प्रति लगाव बढ़ेगा। देखा बड़ी बहू, छोटी बहू ने कितनी सरलता से ये बात कह दी। अब तो तुझे समझ आ गया होगा कि पैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, गरीब हो तो बच्चे को ऐसे ही कपड़े पहनाओगी। घमंडी शेफाली सुनाकर चली जाती है। अगले हफ्ते शर्मिला अपनी दोनों बहू की एक साथ गोद भराई रखती है, जहां दोनों के पीहर वाले आते हैं। शेफाली अपने घमंड के चक्कर में पूरा सोने से और महंगी साड़ी से लद जाती है। वहीं गरीब धानी ने अपनी माँ की पुरानी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। कुछ देर बाद पड़ोसन और रिश्तेदार गोरी बहू को ज्यादा तोहफे और आशीर्वाद देते हैं, जबकि काली बहू को गिनती के तोहफे और आशीर्वाद मिलता है। इस बात से वो कहती है, ये लोग मुझे महंगे तोहफे नहीं देंगे तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगी? अरे मैं तो इतनी अमीर हूँ कि अपने लिए महंगी से महंगी चीज खरीद सकती हूँ। मुझे इनका तोहफा नहीं चाहिए। देने दो, गोरी गरीब बहू को दे भी रही है तो। हाँ। कुछ देर बाद शर्मिला अपनी दोनों बहू को बराबर सोने की चेन देती है। फिर शेफाली के माता पिता उसे सोने चांदी के जेवर, पैसे और बच्चों के खेलने का झुंझुना देते हैं। साथ ही यही सब तोहफा वो धानी को भी देते हैं। ये देखकर शेफाली कहती है, अरे मम्मी पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस गरीब देवरानी को देने की क्या जरूरत है? वैसे भी जिसकी जितनी औकात हो उतना ही देना चाहिए। शेफाली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने घमंड में इतना भी मत उड़ो कि हमारे संस्कार ही भूल जाओ। तुम्हारी तरह वो भी गर्भवती है, तुम्हारी छोटी बहन की तरह।
ये और मेरी छोटी बहन बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं एक तो आपने मुझे किस गरीब खाने में छोड़ दिया है। मैं क्या ये डिजर्व करती हूँ? बेटा भूलो मत, तुम्हारे कालेपन को अपनाकर इन्होंने तुम्हें अपनाया है। ये तो हमारी इच्छा थी जो हमने दहेज में इतना दे दिया, वरना तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। और तुम अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहती हो इन सब चीजों की खबर है मुझे। लेकिन मैंने और समथन जी ने ये सोचा कि तुम वक्त के साथ सुधर जाओगी, क्योंकि अब माँ बन रही हो। पर आज तुमने हद कर दी। बेटा तुम बीमार होगी तो पैसा तुम्हारी केयर नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हें अपनों की जरूरत होगी। शेफाली को अपने पिता की बात सुनकर अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सास और देवरानी से कहती है, माँ जी, देवरानी जी, पापा ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपने घमंड में चूर थी, लेकिन अब चकनाचूर हो गई हूँ। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर दीदी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसमें बुरा ही क्या है। ठीक है, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे बहू। इस तरह शर्मिला अपनी दोनों बहू को गले लगा लेती है, जिसके बाद उनकी गोद भराई का फंक्शन गाजे बाजे के साथ होता है। कुछ महीनों बाद दोनों एक प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।